बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त खबरों का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि बहुत तेज़ी से हालात व वाक़यात को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हालात ख़राब हैं, कंट्रोल में नहीं है, सिस्टम कंट्रोल में नहीं है और अदलिया की तरफ से बदस्तूर मज़ाहमत हो रही है। और जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, आइन शिकन हैं, कानून शिकन और जमहूरियत के दुश्मन, वो सब के सब एक टोकरे में मौजूद हैं और एक दूसरे को सहारा दिए हुए हैं, लेकिन बात नहीं बन रही और कोशिश की जा रही है कि नित नए मसनूई किस्म के बयानियों से धमकाया जाए, डराया जाए और ऐसे बयानिए बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब मुल्क बहुत अच्छा जा रहा है और मुल्क बहुत अच्छा हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस तरह की। और रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिसमें बताया जा रहा है कि ये सेटअप जो है वो 18 माह चलेगा। हाँ, इसका अंदाज़ा इससे लगा लें कि पहले से सारी चीज़ें तय की हुई हैं कि इस निज़ाम ने कितना अर्सा चलना है। पहले जाली निज़ाम कायम किया गया, फिर जाली निज़ाम कायम करने के बाद उसे सहारा देने की कोशिश की गई। अब कहा जा रहा है ये सिर्फ 18 माह के लिए है और 18 माह के बाद फिर कहते हैं टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी। ये बात, हम टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की बात सुनते सुनते हमारे मेरा ख्याल है कान पक चुके हैं। ये अभी तक ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। ये अटेम्प्ट की गई थी काकड़ सरकार के वक्त भी, कि काकड़ सरकार आ गई है और इसको हमने अब लंबा खींचना है, अब हमने इलेक्शन नहीं करवाने। और ये कोशिश उस वक्त भी की गई जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़ी गई और उस वक्त नकवी सरकार लेके आए पंजाब में, तो उस वक्त भी कहा गया कि ये सरकार चलेगी और इसको लंबा चलाएंगे, लेकिन बिल आखिर इलेक्शन करवाने पड़े। और अब दोबारा से ये आलमी मालियाती इदारे बता रहे हैं, आलमी मालियाती इदारे जो पाकिस्तान से कोसों दूर बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि ये सेटअप जो है वो 18 महीने के लिए है और 18 महीने के बाद फिर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन नहीं होंगे। यानी आइन में जो कुछ लिखा हुआ है वो सारे का सारा वो कहते हैं कि ये बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं और आइन के बजाय हमने इस मुल्क को चलाना है बैरूनी कुव्वतों के। और सारी चीज़ें इन आलमी मालियाती इदारों से ये सारी चीज़ें शेयर कौन कर रहा है? असल सवाल ये है कि ये सारे का प्लान कहाँ बन रहा है और कहाँ डिसाइड हो रहा है और आइन से मावरा ये सारे इकदाम कहाँ हो रहे हैं, आइन से इनहराफ करते हुए ये सब कुछ कौन कर रहा है, ये है असल क्वेश्चन। और उसी क्वेश्चन को जब तलाश करने के लिए निकला जाता है और जब खुरे जाते हैं उन सहूलतकारों की तरफ, तो फिर वो सहूलतकार रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करते हैं तो फिर नित नए तजर्बे करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट है वो अगेन मैं कहूँगा कि तमाम इस लाहौर हाई कोर्ट हो, लाहौर की अदालतें हों मातहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद की मातहत अदालतें हों, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह पे कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात। कहीं जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी, कहीं जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी, कहीं पे गवाहों के बयानात, कहीं पे कुछ। और ये सारा पिछले 27 महीने से ये डिमोलिश पीटीआई जो है उसके इर्द गिर्द ये सारा एजेंडा घूम रहा है। आज जो कुछ हुआ, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी हुई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुश्तरका इजलास हुआ पार्लियामेंटेरियंस का, और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा साहब ने कहा कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमानत थीं, वो उन्हें वापस लौटा रहे हैं। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के दरमियान हुकूमत के जो अरकान हैं वो मामे चाचे मत बने, ये हमारा मामला है और हमारे एतमाद का एक इम्तहान था और हम उस पर पूरे उतरे हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक और कोशिश की जा रही है और उसके बाद अरकान पार्लिमान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुश्तरका तौर पर रहनुमाओं ने एहतजाजन सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक और फिर इलेक्शन कमीशन तक मार्च किया, एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया। और उसमें खास तौर पे जो एडहॉक जजेस का मामला है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि जुडिशल कमीशन को खत लिखा जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी और जुडिशल कमीशन को भी खत लिखा जाएगा और खत आज ही लिखा जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि ये जो एडहॉक जजेस की तकर्री, रिटायर्ड एडहॉक जजेस की तकर्री की जा रही है, ये सियासी बुनियादों पर है और इसका आइन में, कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, ये बदनीयती पर मबनी है, इसको रोका जाए। और उसके बाद हामिद खान साहब ने भी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सरदार लतीफ़ खान खोसा और दीगर सीनियर वकला के साथ। लाहौर हाई कोर्ट बार भी आ चुकी है
میدان میں، اور اب تقریباً ملک بھر کی تمام بار کونسلز اور بار ایسوسیشن جو ہیں وہ ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے خلاف اپنی اپنا موقف دے چکی ہیں، اور سب کے سب نے قاضی پلان مسترد کر دیا ہے، اور قاضی پلان مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ان سیاسی تقرریوں کو روکا جائے، اور جوڈیشل کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہرگز ان ججز کو اپوائنٹمنٹ ان کی نہ کرے۔ اور خاص طور پہ خراج تحسین پیش کیا گیا جسٹس مشیر عالم صاحب کو کہ انہوں نے بر وقت انکار کر دیا، اور انہوں نے اس ڈرٹی گیم کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ بھی صورتحال چل رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کل قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنے اس مقصد میں جو کہ سیاسی ہے، جو کہ ذاتی ہے، اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اب ذرا ماحول جو بنتا جا رہا ہے اس میں بہت مشکل ہے، کیونکہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور حامد خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی ویلڈ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ججز کی تمام تقرریاں جو ہیں پوری ہیں، اور کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، اور جب کوئی سیٹ خالی نہیں ہے تو پھر ایڈ ہاک ججز کیوں لگائے جا رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی ایمرجنسی ہے۔ تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے، بیرسٹر گوہر نے بھی یہ کہا ہے اور حامد خان صاحب نے بھی، اس کا مقصد بڑا واضح ہے کہ یہ سیاسی بنیادیں ہیں اور بدنیتی پر مبنی ہیں، اور دراصل مخصوص نشستوں کے معاملے کو جو فیصلہ آیا ہے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا جا رہا ہے، ججز کو دھمکیاں دے کے دیکھ لیا، لیکن ججز جو ہیں وہ اب دھمکیاں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے موجودہ سرکار نے، مینڈیٹ چور سرکار نے، اور وہ یہ ہے جی کہ جو مخصوص نشستوں کی جن کو مخصوص نشستیں دی گئی تھیں، یہ چوری کا مال جو ہے، خاص طور پہ ڈکیتی کا مال جو تقسیم کیا گیا تھا مختلف سیاسی جماعتوں میں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے حکم دیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے اور اس کو دیا جائے، واپس لوٹایا جائے۔ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اراکین اسمبلی، مخصوص نشستوں والی خواتین اور اقلیتی جو کہ تھی ہی نہیں، جو ممبرز ہی نہیں تھیں اور جو تھیں ہی غیر قانونی، غیر آئینی، اب ان کو بھیجا جا رہا ہے سپریم کورٹ کہ جی آپ اپنے انڈیویجل انفرادی طور پہ تمام کے تمام 77 ممبرز جو ہیں وہ جو قلعدم ہو چکے ہیں وہ جا کے پٹیشن فائل کریں، 77 پٹیشن فائل کریں۔ اس کا مقصد کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہونا، اور کیونکہ سپریم کورٹ جن اراکین کو غیر آئینی قرار دے چکی ہے، غیر قانونی قرار دے چکی ہے، اب وہ جو کہ ایلینز تھے جو اسمبلی میں، اور وہ اب جا کے کہیں کہ جناب ہمیں سنا ہی نہیں گیا، یعنی کہ چوری کا مال جن کو دیا گیا تھا، مال مسروقہ، وہ چوری کے مال کو جو کہ غلط دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سنا جائے، اور وہ ہمیں سنے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا۔ لہٰذا یہ خبر ہے کہ تمام جو ہیں وہ جائیں گے اور جا کے پٹیشن فائل کریں گے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف محض ایک ڈیلے یا پولیٹیکل سٹنٹ تو ہو سکتا ہے، اور ایک سیاسی تماشا تو ہو سکتا ہے، ادروائز اور کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اس لیے اس کو آپ جتنا بھی کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیں۔ بیرسٹر عمر ایوب خان صاحب نے کہا جی قاضی فائز صاحب کی اہلیہ سرینا عیسیٰ جو ہیں وہ اپنے خطوط لکھتی رہی ہیں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور اپنا تعصب جو ہے وہ بیان کرتی رہی ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تعصب جو ہے وہ سرینا عیسیٰ کا اپنے شوہر کے بغیر ہو۔ لہٰذا اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کے خلاف جو تعصب اور نفرت پائی جاتی ہے سرینا عیسیٰ کے خطوط میں، وہ اس میں قاضی صاحب بھی شامل تھے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب مقدمات سے الگ ہو جائیں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے کے بارے میں جتنے بھی مقدمات ہیں ان سے الگ ہو جائیں۔ پھر ایک اور اٹیمپٹ کی گئی ہے جی آج، اور وہ یہ ہے کہ آج دوبارہ پھر گئی تھی ٹیم نیب کی ڈیالہ میں، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے ان سے تفتیش کرتی رہی، تحقیق کرتی رہی توشہ خانہ میں، جو کہ ایک نیا کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ توشہ خانہ جو ہے یہ میرا خیال ہے الف لیلہ کی کہانی بنتی جا رہی ہے، اور یہ پہلی قسط آ گئی، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، چوتھی آ گئی، اب یہ سیریل وائز چلے گا، اور جب دل کریں گے توشہ خانہ کے ایک اور ریفرنس آ جائے گا۔ تو 4 ریفرنس تو فارغ ہو چکے ہیں توشہ خانہ کے بارے میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف، اب ایک اور ضمنی ریفرنس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ضمنی ریفرنس آئندہ
एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश किया जाएगा और ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी नामजद किया जाएगा और नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजेगी और रेफरेंस गैर कानूनी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने पर बनाया जाएगा। तो ये एक नया रेफरेंस है जो कि बनाया जा रहा है और देखते हैं इसका वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल से बाहर ना आने दिया जाए और ये इस तरह के मुकदमा जो हैं वो डालते रहें। तो दूसरी जानिब जमशेद दस्ती पे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उनके भतीजे पे, और हालांकि वो उन्होंने कहा कि कल रात उन्होंने कहा कि मेरे घर पे फायरिंग हुई, हमला किया, लोगों ने घुसकर फायरिंग की और उसमें उन्होंने ट्वीट में उन अफसरों का नाम भी ले दिया कि जिस तरीके से ये सारा कुछ किया गया। और इसी तरीके से मौज़म जतोई जो हैं उनको आज बताया गया जी कि वो एंटी करप्शन के तहवील में है 2 दिन से और उनको अदालत में पेश किया जाएगा। ये एक नया सिलसिला है और बुनियादी मकसद सिर्फ एक ही है और वो है कि हरासा किया जाए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ा जाए, वफादारियाँ तब्दील की जाएँ, लोटा करेंसी को हवा दी जाए ताकि मखसूस नशिस्तों वाला मामला आगे न बढ़ सके। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कमोबेश तमाम अरकान ने अपने हलफनामे दे दिए हैं और सिर्फ 3 अरकान जो है उम्रे पे हैं, सऊदी अरब में हैं, इसलिए वो नहीं दे सके और उन्होंने कहा कि जैसे ही उनके भी मौसूल हो जाएंगे और हलफनामे, और जैसे ही वो हलफनामे आएंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये तमाम के तमाम हलफनामे सबमिट करवा दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। तो आज भी नैब की टीम गई थी, उन्होंने तकरीबन 1 घंटा से ज़्यादा जो है वो तफ्तीश की है तोशाखाना में। तो ये एक खेल जो है वो चलता रहेगा जी और चलता जाएगा। और दूसरी जानिब सनम जावेद रिहा होके वापस जा चुकी हैं और अफजल मजूका साहब की अदालत में एक और केस FIA ने दायर किया हुआ था, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो मुकदमा खारिज कर दिया था इनके खिलाफ, सनम जावेद के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया था और उसके बाद फिर उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। तो इस्लामाबाद पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया था, फिर बलूचिस्तान पुलिस आ गई थी। तो ये सारा खेल जो खेला गया, तो उस डिस्चार्ज के खिलाफ जो है, डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ FIA ने रुजू किया हुआ था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका साहब की अदालत में। वहाँ पे उन्होंने जब वो गए तो इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सनम जावेद के खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म कर चुकी है और अटॉर्नी जनरल स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, खारिज कर दिए जाएंगे। तो अब FIA के प्रोसिक्यूटर को परेशानी लाहक है कि वो अब क्या करें, ना वो इधर के हैं ना उधर के हैं। और जज साहब भी कह रहे हैं कि जनाब मज़ा नहीं आया, FIA के प्रोसिक्यूटर से कह रहे हैं कि आपके दलाइल इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए थे, आपको कोई और बात करनी चाहिए थी। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।